नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ रियासत। हमने चर्चा की थी मारवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो वो हमारे जयपुर रियासत है। मारवाड़ रियासत में राठौड़ राजवंश का शासन हुआ करता था। फिर हमने राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर भी चर्चा की। राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर सबसे पहले मत देते हैं कर्नल जेम्स टोड, जिनके समर्थन में मुणोतनैन सिंह, पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवर्धय की रचना है, ये बताते हैं कि जो राठौड़ों की उत्पत्ति है वो कन्नौज से गढ़वाल वंश से हुई है। फिर अगला मत देते हैं हमारे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, और गोपीनाथ शर्मा बताते हैं कि राठौड़ों की जो उत्पत्ति है वो दक्षिणी भारत राष्ट्रकूट वंश से हुई है। फिर साथियों, हमने इन दोनों मतों की चर्चा की थी। जो राष्ट्रकूट के वंश के लोग हैं वो कन्नौज के अंदर गढ़वाल गांव में रहने के कारण गढ़वाल वंश हो गया था, और उन्हीं का एक शासक हुआ था जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल का वंश था सेतराम। सेतराम का 51वां पुत्र राव सिया मारवाड़ के अंदर राठौड़ों की स्थापना करता है। फिर साथियों, हमने चर्चा की थी राव सिया की। तो राव सिया राठौड़ों का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष। राव सिया 1240 ईस्वी के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए कन्नौज से मारवाड़ आता है और राठौड़ राजवंश की स्थापना करता है। फिर 1273 ईस्वी में बिठू पाली में मुस्लिमों के विरुद्ध गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। राव सिया ने अपनी प्रारंभिक राजधानी खेड़ बाड़मेर को बनाया। फिर साथियों, अगला शासक आया था हमारे राव आसनाथ। राव आसनाथ की कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती इतिहास में, लेकिन इसने 1251 और 92 ईस्वी में मुस्लिमों के विरुद्ध पाली की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। अब साथियों, हमारे अगला शासक आता है राव दुअड़। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे राव दुअड़ के बारे में। तो साथियों, हमारा अगला शासक है राव दुअड़। राव दुहड़। तो साथियों, जो राठौड़ राजवंश है उसके अंदर एक शासक हुआ था राव जोधा, और राव जोधा के बाद ही हमें राठौड़ों की वास्तविक जानकारी मिलती है। राव जोधा को ही राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, लेकिन राठौड़ों का संस्थापक राव सिया है, मैंने आपको बताया था। अब साथियों, राव दुअड़ की बात करें तो राव दुअड़ जब शासक बना था तो इसने देखा कि जो भी राजवंश है, जो वंश है, राजा महाराजा हैं, उनकी कोई ना कोई कुल देवी है, आराध्य देवी है जिसकी वो पूजा करते हैं। हम भी हमारे घर में जिसको मानते हैं उसकी सुबह शाम पूजा करते हैं। तो राव दुअड़ ने सोचा कि हमारी तो कोई नहीं है जिसकी हम पूजा करें। तो इसने अपने इतिहास के बारे में पता किया कि ये कौन है, कहां से आए थे। तब इसे पता चला कि ये कन्नौज से गढ़वाल वंश से आई है। तो राव दुअड़ क्या करता है, कन्नौज के गढ़वालों के पास जाता है और जाके कहता है कि अरे आपकी कुलदेवी कौन है, आपकी जो कुलदेवी है वही हमारी कुलदेवी है। हमारे पूर्वज ऐसा बताते हैं कि हम आपके यहाँ कन्नौज से गढ़वाल वंश से गए मारवाड़ के अंदर। तो कन्नौज वाले, गढ़वाल वो कहते हैं कि हमें तो नहीं पता हमारी कुलदेवी कौन है, लेकिन हमारे पूर्वज ऐसा बताते हैं कि हम दक्षिणी भारत से राष्ट्रकूट वंश से आए। तो दुअड़ जी क्या करते हैं, यहाँ कन्नौज से अपने फॉर्चूनर वापस घुमाते हैं और सीधे जाते हैं दक्षिणी भारत। राव दुअड़ कहाँ गए, दक्षिणी भारत राष्ट्रकूट वंश वालों के पास। ये जाते हैं दक्षिणी भारत। और साथियों, दक्षिणी भारत में कौन सा वंश था, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश। और राव दुअड़ जाके इनको कहता है कि आपकी कुलदेवी कौन है। तो इनकी कुलदेवी थी चक्रेश्वरी माता। तो साथियों, राव दुअड़ है वो यहाँ कन्नौज से अपनी फॉर्चूनर को वापस घुमा के सीधा जाता है दक्षिणी भारत, और दक्षिणी भारत जाकर इन राष्ट्रकूट वंश वालों को कहता है कि अरे आपकी कुलदेवी कौन है। जो आपकी कुलदेवी है वही कन्नौज के गढ़वालों की कुलदेवी है, और वही हमारी कुलदेवी है, क्योंकि कन्नौज के गढ़वाल है वो आपके यहाँ राष्ट्रकूट वंश से गए हुए हैं, और हम जो मारवाड़ के राठौड़ है वो उन कन्नौज वाले गढ़वालों से गए हुए हैं। तो जो आपकी कुलदेवी होगी वही गढ़वालों की कुलदेवी होगी, और वही हमारी कुलदेवी होगी। तो ये जो राष्ट्रकूट वंश के लोग हैं ये कहते हैं कि हमारी कुलदेवी तो चक्रेश्वरी माता है। तो राव दुअड़ कहता है एक काम करो, आप इस चक्रेश्वरी माता की एक मूर्ति मुझे दे दो, जिसे मैं ले जाकर मारवाड़ में स्थापित करवा दूंगा, और हमें इस कुलदेवी की पूजा करेंगे, इसे अपनी कुलदेवी मान लेंगे।
तो ये राष्ट्रकूट वंश के लोग हैं, ये क्या करते हैं, एक मूर्ति दुअड़ को दे देते हैं, लेकिन कहते हैं कि इस मूर्ति को लेने के बाद वापस पीछे मुड़कर मत देखना, जहां पीछे मुड़कर देख लिया वहीं इस मूर्ति को स्थापित करना पड़ेगा, इस देवी का मंदिर बनवाना पड़ेगा। तो राव दुअड़ जी सीधे दक्षिणी भारत से मूर्ति लेकर निकलते हैं और आते हैं सीधे यहाँ मारवाड़ में, बाड़मेर के अंदर एक गांव था नगाना गांव। कहाँ आए, नगाना गांव में इस मूर्ति को लाकर स्थापित कर देते हैं। साथियों कहीं नगाना मिलता है, कहीं नागाना मिलता है, एक ही बात है। ये नगाना गांव था हमारे बाड़मेर में। तो साथियों राव दुअड़ ने इस मूर्ति को यहां लाकर नगाना गांव में स्थापित करवा दी। अब जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उन्हें चक्रेश्वरी माता का जो उच्चारण है बोलने में प्रॉब्लम होती थी, तो वो क्या करते, इसे नगाना माता कहने लगे। जैसे हम भी तो कह देते हैं इंडाना गांव में हो तो इंडाना माता, बवाना गांव में हो तो बवाना माता। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो इसको नगाना माता करते करते इस चक्रेश्वरी माता का नाम नागणेची माता हो गया। इस चक्रेश्वरी माता का नाम क्या हो गया भाई, नागणेची माता। नागणेची माता। और साथ ही ये नागणेची माता है, ये राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ों की कुल देवी। तो साथियों अब बात करें राव दुअड़ की, तो राव दुअड़ ने कर्नाटक से, साथियों राव दुअड़ की पहली बात मिलती है कर्नाटक से। चक्रेश्वरी माता, चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर नगाना गांव में स्थापित करवाई। और साथ ही नगाना गांव का है बाड़मेर के अंदर, याद रखना, स्थापित करवाई। और साथ ही नगाना गांव में होने के कारण नागणेची माता कहलाई। नगाना गांव में स्थापित करवाने के कारण नागणेची माता कहलाई। और साथियों राठौड़ों की कुलदेवी यही नागणेची माता है। राठौड़ों की कुलदेवी तो वो है नागणेची माता। तो साथियों बात करें राव दुअड़ की, तो राव दुअड़ ने कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर नगाना गांव बाड़मेर के अंदर स्थापित करवाई। और यह नगाना गांव में स्थापित होने के कारण नागणेची माता कहलाई। और राठौड़ों की कुलदेवी यही नागणेची माता है। और साथियों राव दुअड़ की अगर और बात की जाए तो राव दुअड़ के एक भाई थे, क्या थे, भाई, और उनका नाम था धांधल जी राठौड़। इनके भाई का नाम था धांधल जी राठौड़। और साथियों लोक देवता में, आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ते हैं पाबू जी। ये धांधल जी राठौड़ उन्हीं पाबू जी के पिता थे। साथियों राव दुअड़ है, उनका भाई था धांधल जी राठौड़। और धांधल जी राठौड़ हम लोक देवता में, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं पाबू जी, उन्हीं पाबू जी के पिता थे। साथियों मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे जब ये प्रमुख वंश बढ़ेंगे तो हमारे जो गढ़ किले दुर्ग वगैरह हैं, जो कला साहित्य, इनकी जो स्थापना हुई थी वो इन्हीं राजा महाराजाओं के ही काल में हुई थी। तो यहां से हमारे थोड़े बहुत जो आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक है वो भी साथ में क्लियर होते जाएंगे। तो साथियों यहां बात की हमने राव दुअड़ की, तो राव दुअड़ ने कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवा दी।
और ये नगाना गांव में होने के कारण नागणेची कहलाई और राठौड़ों की कुलदेवी यही नागणेची माता है। तो साथियों एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं आगे। तो साथियों बात करते हैं आगे। तो राव दुहड़ के बाद हमारा अगला शासक आता है राव मलिनाथ। साथियों राव दुहड़ के बाद अगला शासक आया राव मलिनाथ। राव मलिनाथ। और साथियों राव मलिनाथ की बात करें तो बाड़मेर का जो मलानी क्षेत्र है वो मलिनाथ के नाम से जाना जाता है। साथियों मलिनाथ की बात करें तो बाड़मेर, बाड़मेर का मलानी क्षेत्र मलिनाथ के नाम से जाना जाता है। मलिनाथ के नाम से जाना जाता है। अब साथियों मलिनाथ के और बात करें तो इसने अपनी राजधानी है वो खेड़ बाड़मेर से चेंज करके, इसने अपनी राजधानी खेड़ बाड़मेर से चेंज करके मेवानगर को बनाया। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? मेवानगर बाड़मेर, मेवानगर बाड़मेर। और साथियों इसे हम राठौड़ों की दूसरी राजधानी कह सकते हैं। राठौड़ों की दूसरी राजधानी। और बात करें साथियों तो मलिनाथ का एक पुत्र था, पुत्र का नाम था जगमाल। और साथियों ये जगमाल क्या करता है? गुजरात के महमूद शाह बेगड़ा, ये गुजरात का शासक था बेगड़ा। महमूद शाह बेगड़ा की पुत्री गिंदोली गिंदोली को गणगौर के दिन गुजरात से उठाकर मेवानगर ले आया। और साथियों इसीलिए मारवाड़ में गणगौर के गीतों में गिंदोली गाई जाती है। गिंदोली गाई जाती है। तो साथियों बात करें मलिनाथ की तो बाड़मेर का जो मलानी क्षेत्र है वो मलिनाथ के नाम से जाना जाता है। और मलिनाथ जब शासक बना तो इनकी जो राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी राव सिया ने बनाई थी खेड़ बाड़मेर, जो राठौड़ों की प्रथम राजधानी थी। तो ये मलिनाथ जब शासक बनता तो ये क्या करता है? उस खेड़ बाड़मेर को अपनी राजधानी को चेंज करके मेवानगर बाड़मेर को अपनी राजधानी बना लेता है और ये राठौड़ों की दूसरी राजधानी थी। अब साथियों इसके एक पुत्र था जगमाल, और ये जो जगमाल है ये बड़ा ही लफोड़ा आदमी था। इसे जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं था, कामकाज से कोई मतलब नहीं था। बाप ने नई नई राजधानी बना रखी थी मेवानगर, वहां पर दादागिरी करता, मौज लेता। अब साथियों एक दिन क्या होता है कि यहां बाड़मेर के अंदर एक गांव था सिणली गांव, और सिणली गांव में कुछ कन्याएं पूजा कर रही थी। साथियों कौन सा गांव था यहां बाड़मेर में? सिणली गांव बाड़मेर।
और साथियों यहां सिंडली गांव के अंदर कुछ कन्याएं थी, वो पूजा कर रही थी। अब साथियों ये कन्याएं है सिंडली गांव के अंदर, ये पूजा कर रही थी और इधर से जो ये महमूद साहब बेगड़ा है इसकी सेना निकलती है और जो इसके सैनिक थे वो क्या करते हैं, इन कन्याओं को अपने साथ उठाकर अहमदाबाद ले जाते हैं गुजरात, और गुजरात ले जाकर जो ये गिंदोली है सबको इसकी दासी बना दी, नौकराना बना दी और यहाँ महल में छोड़ दी, क्योंकि जो गिंदोली वो राजकुमारी थी, महल में रहा करती थी। तो इन कन्याओं को इसकी दासी बनाकर महल में छोड़ दिया, नौकरानी बनाकर। तो यहाँ क्या ये जो कन्याएं पूजा करी थी, तो बेगड़ा के सैनिक क्या करते हैं, उठाकर अहमदाबाद ले गए। बेगड़ा के सैनिक उठाकर अहमदाबाद ले गए। अब साथियों जो बेगड़ा के सैनिक है वो यहां से निकलते हैं और क्या करते हैं, इन कन्याओं को अपने साथ उठाकर अहमदाबाद ले जाते हैं। अब साथियों आज के टाइम पर अगर ऐसी बात हो जाए तो हम क्या करते हैं, भागकर थाने जाते हैं। लेकिन उस राजतंत्र के समय जो थाने, कोर्ट, कचहरी वगैरह वो सब ये राजा महाराजा ही हुआ करते थे। तो इस गांव के लोग क्या करते हैं, भागकर मलिनाथ के पास जाते हैं और जाके बताते हैं कि गुजरात का जो शासक है मोहम्मद साहब बेगड़ा, उसके सैनिक आए थे और सिंडली गांव में कुछ कन्याएं पूजा करी थी हमारी, उन कन्याओं को क्या किया, अपने साथ उठाकर अहमदाबाद ले गए। अब ये बात जब मलिनाथ सुनता है तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है कि कोई मुस्लिम शासक हमारे साम्राज्य में से हमारी कन्याओं को उठाकर अपने साथ ले गया। तो जो मलिनाथ क्या करता है, अपनी जो सेना थी उसको आदेश देता है कि युद्ध की तैयारी करो और गुजरात है उस पर अटैक कर दो। अब इधर जो जगमाल जी है उन भाई साहब की एंट्री होती है, मेवानगर से आते हैं महल के अंदर, रॉयल इनफील्ड पे एंट्री हो रही है। तो ये देखते हैं कि आज तो महल के अंदर बड़ी हलचल है, जो सैनिक है वो तलवार भाले घोड़े वोड़े तैयार कर रहे हैं, ये क्या बात हुई आज। तो ये आकर अपना जो पिता है मलिनाथ उससे पूछ लेता है कि आज इतने सज धज के कहां जा रहे हो। तो मलिनाथ कहता है कि तेरे जैसी औलाद हो जाए तो हमें तो जाना ही पड़ेगा, तू कोई काम का नहीं है, काज का भी नहीं है, ठीक है, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तो हम ही करेंगे, हम ही जाएंगे। अब ये बात ये जगमाल को लग जाती है। तो जगमाल पूछता है कि बात क्या हुई वो तो बताओ। तो मलिनाथ बताता है कि हमारे साम्राज्य में बाड़मेर में एक सिंडली गांव है और वहां पर कुछ कन्याएं पूजा करी थी और जो गुजरात का मुस्लिम शासक है मोहम्मद साहब बेगड़ा, उसके सैनिक आए और उन्हें अपने साथ उठाकर अहमदाबाद ले गए। तो हम उन कन्याओं को छुड़वाने के लिए जा रहे हैं। अब जो जगमाल कहता है कि नहीं पिताजी, इस बार मैं इन कन्याओं को छुड़वा के लाऊंगा, मेरी जुबान है। तो मलिनाथ कहता है तू रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ये कन्याएं गई वो तो गई, ये 2-4 सैनिक है, इनको और तू वहां गुजरात में ठुकवा कर आएगा। लेकिन जगमाल कहता है नहीं, मेरी जुबान है, इस बार इन कन्याओं को छुटवा कर तो मैं ही लेके आऊंगा। तो अब जगमाल है वो इन सैनिकों के साथ जाता है और ये जो कन्याओं को बचाने के लिए, तो अब सैनिक है उन्हें पता था, वो जगमाल को कहते हैं कि जगमाल जी, जो मोहम्मद साहब बेगड़ा है वो इतना शक्तिशाली है कि उसका सामने से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, तो हमें कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। तो साथियों बाड़मेर के अंदर जो मलानी क्षेत्र है वहां के जो घोड़े हैं मलानी नस्ल के, वो बहुत खतरनाक और अच्छे घोड़े होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जगमाल और ये सैनिक घोड़े बेचने वालों का वेश बनाते हैं और अहमदाबाद की गलियों में घोड़े बेचते हैं। तो साथियों जब ये बेचते हैं, घोड़े बेचने के लिए वेश बना के निकल जाते हैं, तब इन्हें पता लगता है जो मोहम्मद साहब बेगड़ा की पुत्री है गिंदोली, उसकी ये सारी कन्याएं नौकराना है, उसकी दासी है, और जो गिंदोली है वो शुक्रवार को पीर बाबा की दरगाह जाती है, तो उसके साथ में इसकी ये जो दासी वगैरह है सारी इसके साथ जाती है। तो साथियों जो गिंदोली है बेगड़ा की पुत्री, वो क्या करती थी, शुक्रवार को पीर बाबा की दरगाह जाती थी। ये जो बेगड़ा है इसकी पुत्री शुक्रवार को कहां जाती थी, पीर बाबा की दरगाह। पीर बाबा की दरगाह है। तो जो जगमाल है वो इन सैनिकों को कहता है कि जब ये गिंदोली पीर बाबा की दरगाह जाएगी ना, वो समय सही है, इतनी ना तो सुरक्षा होगी इनके साथ में ना कुछ और, तो हम हमारी जो कन्याएं हैं उनको बचा लेंगे। और उनको सैनिकों को कहता है कि अपने साथ घोड़ों पे बिठा के और मेवानगर की ओर निकल जाना। तो साथियों जब ये गिंदोली शुक्रवार को पीर बाबा की दरगाह जाने के लिए यहां से निकलती है, तो इसके साथ इतनी सुरक्षा भी नहीं थी क्योंकि राजकुमारी थी और अपने साम्राज्य में
कौन अटैक कर सकता है। तो ये जारी होती है और इसके साथ में जो ये कन्याएं थी, दासी वगैरह, ये भी साथ थी। अब जो ऐसा कहा जाता है जो कन्याएं थी उन्होंने इन सैनिकों को पहचान लिया था और जो सैनिक थे उन्होंने भी कन्याओं को पहचान लिया था। इशारों में बात हो गई थी, ये कन्याएं समझ गई थी कि ये सैनिक हमें लेने के लिए आए हैं। क्योंकि साथियों अगर हम भी कश्मीर उत्तराखंड की तरफ गए हुए हों और हमारा कोई राजस्थानी व्यक्ति हो तो हम उसे पीठ देखकर पहचान लेते हैं कि ये राजस्थानी है, हमारे यहाँ से है। तो वैसे ही अब साथियों ये जो जगमाल और जो इसके सैनिक थे वो इन पर अटैक करते हैं और इन कन्याओं को अपने साथ घोड़ों पर बिठाकर मेवानगर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन जो जगमाल जी है वो वहां खड़े खड़े इस सब देखते रहते हैं कि ये सोचते हैं कि अगर कोई एक दो कन्या रह गई और सारे सैनिक निकल गए तो उनको मैं अपने साथ घोड़ों पे बिठा के मेवानगर की ओर निकल जाऊंगा। लेकिन जगमाल जी देखते हैं कि जो सारी कन्याएं थी वो सैनिकों के साथ घोड़ों पर बैठकर मेवानगर की ओर निकल गई है, लेकिन गिंदोली वहां अकेली खड़ी थी। तो जगमाल जी ने सोचा कि मूलतः वो तो ले गए, हम क्यों ना ब्याज के तौर पर इस गिंदोली को भी उठा लेते हैं। तो जो जगमाल है वो इस गिंदोली को गणगौर के दिन गुजरात से उठाकर मेवानगर ले आया और इसीलिए हमारे मारवाड़ में गणगौर के गीतों में गिंदोली गाई जाती है। अब साथियों अगर मल्लीनाथ की और बात की जाए तो मल्लीनाथ को पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। नोट पॉइंट लगा लेना साथियों, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में मल्लीनाथ को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो साथियों बात करें मल्लीनाथ की तो जो बाड़मेर का मल्लानी क्षेत्र है वो मल्लीनाथ के नाम से जाना जाता है। मल्लीनाथ ने अपनी राजधानी है वो खेड़ बाड़मेर से चेंज करके मेवानगर बाड़मेर को बनाया। यह राठौड़ों की दूसरी राजधानी थी। मल्लीनाथ का पुत्र था जगमाल जो गुजरात के शासक मोहम्मद शाह बेगड़ा की पुत्री गिंदोली को गणगौर के दिन गुजरात से उठाकर मेवानगर ले आता है। इसीलिए मारवाड़ में गणगौर के गीतों में गिंदोली गाई जाती है। और साथियों पश्चिमी राजस्थान में जो ये मल्लीनाथ है इसे लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो साथियों यहां बात की हमने मल्लीनाथ की, एक बार आप यहां तक क्लियर करो फिर बात करते हैं आगे। अब साथियों मल्लीनाथ के बाद अगला शासक आता है रावचूड़ा। तो साथियों मल्लीनाथ के बाद अगला शासक आया रावचूड़ा। तो रावचूड़ा की चर्चा करें तो रावचूड़ा, और साथियों रावचूड़ा के समय से थोड़ी हमें सन की जानकारी मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका शासनकाल 1394 से 1423 ईस्वी तक था। तो साथियों अगला शासक आता है हमारे रावचूड़ा मल्लीनाथ के बाद। तो इसकी अगर रावचूड़ा की बात करें तो रावचूड़ा के काल से हमें थोड़ी सन की जानकारी मिलना, इनके टाइम पीरियड की जानकारी मिलना स्टार्ट हो जाती है कि इन्होंने कब से लेके कब तक शासन किया था। तो रावचूड़ा ने 1394 से लेके 1423 ईस्वी तक शासन किया था। और रावचूड़ा की बात करें तो यह वीरमदेव का पुत्र और मल्लीनाथ का भतीजा था। मैं लिख देता हूं साथियों, ये वीरमदेव का पुत्र, वीरमदेव का पुत्र और मल्लीनाथ का भतीजा। मल्लीनाथ का भतीजा। और साथियों रावचूड़ा की बात की जाए तो इसके 3 रानियां थी। पहली रानी थी लीलादे, दूसरी रानी थी चांद कंवर, और साथियों तीसरी रानी थी किशोर कंवर। किशोर कंवर। अब साथियों जो रावचूड़ा है
वो वीरमदेव का पुत्र और मलिनाथ का भतीजा था। जो पिछला शासक हमने पढ़ा था राव मलिनाथ, उसी का भतीजा था रावचूड़ा। रावचूड़ा के 3 रानियां थी। पहली थी लीलादे। लीलादे है वो प्रतिहारों की राजकुमारी थी। ये जो लीलादे, ये इंदा प्रतिहार की राजकुमारी। इंदा प्रतिहार की राजकुमारी। और साथियों जो रावचूड़ा है वो प्रतिहारों की सहायता करता है, तो इस लीलादे का विवाह रावचूड़ा के साथ कर दिया जाता है। प्रतिहारों की सहायता करने पर चूड़ा के साथ विवाह किया। चूड़ा के साथ विवाह किया। अब साथियों जो प्रतिहार है वो दहेज में चूड़ा को मंडोर देते हैं। प्रतिहारों ने दहेज में क्या दिया? मंडोर, जोधपुर। और साथियों चूड़ा अब दहेज में मिला था तो राजधानी तो बनानी थी, तो इसको क्या बनाता है? अपनी राजधानी बनाता है। और साथियों इसे हम कह सकते हैं राठौड़ों की तीसरी राजधानी। राठौड़ों की तीसरी राजधानी। और साथियों अगर चांद कंवर की बात की जाए तो इसने मंडोर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। मंडोर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। तो साथियों जो चूड़ा की पहली रानी थी लीलादे, वो इंदा प्रतिहार की राजकुमारी थी। और जो चूड़ा है वो प्रतिहारों की सहायता करता है, तो लीलादे का विवाह चूड़ा के साथ कर दिया जाता है। अब प्रतिहार है वो चूड़ा को दहेज में मंडोर, जोधपुर देते हैं। अब दहेज में मिला था तो राजधानी तो बनानी थी, तो राव चूड़ा क्या करता है? मंडोर को अपनी राजधानी बनाता है। और यह राठौड़ों की तीसरी राजधानी थी। साथियों याद रखना जो राठौड़ों की पहली राजधानी है वो खेड़ बाड़मेर जो प्रारंभिक राजधानी थी राव सिंह ने बनाई थी। दूसरी राजधानी मेवानगर बाड़मेर जो मलिनाथ ने बनाई थी। और तीसरी राजधानी मंडोर है जो चूड़ा ने बनाई है। अब साथियों दूसरी रानी है इसकी चांद कंवर, जो मंडोर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाती है। साथियों एक चांद बावड़ी हमारे दौसा के अंदर भी है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है या कहाँ है, तो वो हमारे ऑप्शन में अगर दौसा हो तो सबसे पहले हमें दौसा ही करना है। अगर ऑप्शन में दौसा नहीं हो तो हम मंडोर जोधपुर भी कर सकते हो। अगर लेकिन ये पूछ लिया जाए कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है तो वो सबसे पहले दौसा के अंदर ही होगी। इस बावड़ी का निर्माण तो चांद कंवर ने करवाया था, तो इसके नाम पर ही इस बावड़ी का नाम है वो चांद बावड़ी हो गया था। अब साथियों जो रावचूड़ा की तीसरी रानी है किशोर कंवर, अगर उसकी बात करें तो किशोर कंवर के कहने पर चूड़ा ने, साथियों इस किशोर कंवर के कहने पर चूड़ा ने अपने छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। साथियों बात की जाए रावचूड़ा की थी, उसके 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। पहला था रणमल, जिसका इतिहास में नाम मिलता है रणमल राठौड़। दूसरा कान्हा और 1 पुत्री थी हंसाबाई। अब साथियों किशोर कंवर के कहने पर रावचूड़ा कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित करता है और रणमल को जोजावर की जागीर दे देता है।
जोजावर की जागीर दी। तो साथियों, राव चूड़ा है वो अपनी तीसरी रानी किशोर कंवर के कहने पर अपने छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। शायद ये किशोर कंवर है, ये इन तीनों रानियों में खास रही होगी चूड़ा की, इसीलिए इसने इसके कहने पर इसके पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्योंकि किशोर कंवर चूड़ा को कहती है कि आपका ज्येष्ठ पुत्र रणमल राठौड़ है, कहीं आपके मरने के बाद वो राजगद्दी पर बैठ गया, उसने अधिकार कर लिया तो कान्हा तो रह जाएगा, तो आप अपने जीते जी कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। तो चूड़ा क्या करता है, इस किशोर कंवर के कहने पर अपने छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। वरना जो ज्येष्ठ पुत्र होते थे पहले राजतंत्र के समय राजा महाराजा के, उन्हीं का उस साम्राज्य पर राजगद्दी पर अधिकार होता था। राजा के बाद अगले शासक जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वही बनता था। अब जो चूड़ा का साम्राज्य था, जो राजगद्दी थी, उस पर अधिकार था रणमल राठौड़ का। लेकिन ये चूड़ा क्या करता है, इस रानी के कहने पर कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और रणमल राठौड़ है उसको जोजावर की जागीर दे देता है। अब साथियों, जिसका पूरे साम्राज्य पर अधिकार था, क्या वो एक छोटी सी जागीर में, छोटे से गांव में खुश रह पाएगा? क्या नहीं रह पाएगा। तो रणमल राठौड़ इस बात से नाराज होकर ये मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ की ओर चला गया था। हम अगला शासक पढ़ेंगे रणमल राठौड़ को, तब मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, और अगर और बात की जाए राव चूड़ा की, तो राव चूड़ा ने नागौर के निकट, नोट पॉइंट लगा के लिख लेना साथियों, नागौर के निकट चूड़ासर कस्बा बसाया। चूड़ासर कस्बा बसाया और साथियों मारवाड़ में सामंत व्यवस्था, सामंत व्यवस्था का प्रारंभ काल चूड़ा के काल से माना जाता है। और बात की जाए तो साथियों, राव चूड़ा ने नागौर, नाडोल, अजमेर और खाटू तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो साथियों, बात करें राव चूड़ा की, तो राव चूड़ा है वो विरमदेव का पुत्र और मलिनाथ का भतीजा था। राव चूड़ा का शासनकाल 1394 ईस्वी से 1423 ईस्वी तक था। जो राव चूड़ा है उसके 3 रानियां थी। पहली रानी लीला दे जो इंदा प्रत्यार की राजकुमारी थी और राव चूड़ा प्रत्यारों की सहायता करता है, तो इस लीला दे का विवाह चूड़ा के साथ कर दिया जाता है और प्रत्यार इसे दहेज में मंडोर जोधपुर देते हैं। तो राव चूड़ा इसे मंडोर को अपनी राजधानी बनाता है। यह राठौड़ों की तीसरी राजधानी थी। दूसरी रानी थी चांद कंवर। चांद कंवर मंडोर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाती है। यह बावड़ी का निर्माण चांद कंवर ने करवाया था, तो इसी के नाम पर इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी हो गया। अब साथियों, अगली रानी थी किशोर कंवर। शायद ये रानी इन तीनों रानियों में खास थी चूड़ा की, इसीलिए इसके कहने पर चूड़ा ने अपने छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अपने बड़े पुत्र रणमल को जोजावर की जागीर दी। और साथियों, अगर चूड़ा की और बात की जाए तो चूड़ा ने नागौर के निकट चूड़ासर कस्बा बसाया। मारवाड़ में सामंत व्यवस्था का जो प्रारंभ काल है वो चूड़ा के काल से ही माना जाता है। और साथियों, इसने नागौर, अजमेर, नाडोल और खाटू तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। अब साथियों, जो सामंत व्यवस्था का प्रारंभ काल मारवाड़ में माना जाता है वो चूड़ा के काल से माना जाता है, क्योंकि इसने अपने छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित करके अपने बड़े पुत्र रणमल राठौड़ को जोजावर की जागीर दी। अब साथियों, उसको एक छोटी सी गांव दे दिया, जागीर दे दी, तो वो सामंत ही हो गया ना। तो जो चूड़ा है उसके काल से माना जाता है इस सामंत व्यवस्था का प्रारंभ काल। अगर मैं आपको सामंत समझाना चाहूं, बताना चाहूं, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी होता है और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग थाने होते हैं, उनमें एक एक थानेदार होता है। तो जो
एसपी होता है वो क्या हो गया, राजा महाराजा होते थे वो हो गया। और जो थानेदार हैं, हर एक थाने में एक थानेदार है, तो वो क्या हो गए, सामंत हो गए। तो ये सामंत व्यवस्था का जो प्रारंभ काल है वो चूड़ा के काल से माना जाता है। तो साथियों एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं आगे राव चूड़ा की। अब साथियों राव चूड़ा की अगर और बात की जाए तो इसकी 15 मार्च को हत्या कर दी जाती है, 15 मार्च 1423 ईस्वी को। अगर साथियों राव चूड़ा की और बात करें तो 15 मार्च 1423 को हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई। और साथियों अब हत्या किसने की इसकी बात करें तो जैसलमेर, जैसलमेर और पुंगल, पुंगल के भाटियों द्वारा, भाटियों और जांगुल के सांखला राजपूतों द्वारा। तो साथियों 15 मार्च 1423 ईस्वी को राव चूड़ा की हत्या कर दी जाती है। और हत्या है इसकी वो जैसलमेर के और पुंगल के बाटी और जांगुल के सांगला राजपूतों द्वारा 15 मार्च 1423 को राव चूड़ा की हत्या कर दी गई। अब राव चूड़ा के बाद अगला शासक कौन आता है, राव चूड़ा ने अपने छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो अब चूड़ा के बाद अगला शासक बना हमारे राव कान्हा। कौन बना, राव कान्हा। और राव कान्हा के अगर शासन काल की बात करें हम इसका टाइम पीरियड की, तो यह था 1423 से 1427 ईस्वी तक। और साथियों जो रणमल राठौड़ है राव चूड़ा का बड़ा बेटा था, ज्येष्ठ पुत्र, वो इस राव कान्हा को जब ये राव चूड़ा उत्तराधिकारी घोषित करता है तो इस बात से नाराज होकर अपनी बहन हंसाबाई के साथ मेवाड़ की ओर चला जाता है। और फिर मेवाड़ की सहायता से ही 1427 ईस्वी में वापस मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है। तो साथियों राव चूड़ा के बाद अगला शासक आया था राव कान्हा, जो 1423 से 1427 तक रहा। इसके इतिहास में कोई खास विशेष जानकारी नहीं मिलती। तो साथियों एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं आगे। अब साथियों राव चूड़ा के बाद अगला शासक आया राव कान्हा, लेकिन राव कान्हा की कोई खास विशेष जानकारी नहीं मिलती। अगला शासक आता है हमारे रणमल राठौड़। अब कौन आता है साथियों, रणमल राठौड़। और रणमल राठौड़ के शासनकाल की बात करें तो 1427 से 1438 ईस्वी तक। अब साथियों जो रणमल राठौड़ है उसकी बात की जाए तो ये अपने पिता द्वारा कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित करने पर, लिख देता हूं साथियों में, अपने पिता द्वारा कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित करने पर नाराज होकर अपनी बहन हंसाबाई के साथ मेवाड़ की ओर चला गया।
तो साथियों जो रणमल राठौड़ है, जब राव चूड़ा अपने छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित करता है और इस रणमल को जोजावर की जागीर देता है, तो रणमल इस बात से नाराज होकर यहाँ मारवाड़ छोड़कर अपनी बहन हंसाबाई के साथ मेवाड़ की ओर चला जाता है और फिर इसने मेवाड़ की सहायता से ही मारवाड़ पर वापस अधिकार किया था। तो साथियों जब रणमल है वो मेवाड़ जाता है तो मेवाड़ का शासक कौन था? राणा लाखा। साथियों ये था हमारे इधर मेवाड़, और मेवाड़ का शासक था उस समय राणा लाखा। और साथियों इधर मारवाड़, और हमारे मारवाड़ का शासक था उस समय राव चूड़ा। और राव चूड़ा के साथियों दो पुत्र थे। पहला जिसे इसने उत्तराधिकारी घोषित किया था छोटा पुत्र कान्हा, बड़ा पुत्र था रणमल, और एक पुत्री थी हंसाबाई। और इधर जो राणा लाखा है उसका भी एक पुत्र था कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा। अब रणमल है वो इधर मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ की ओर चला जाता है। अब सोचता है कि जो जोश में मुझे एक जोजावर की जागीर मिली थी उसे भी छोड़ दिया, अब यहाँ आ तो गया लेकिन ना कोई खाने की व्यवस्था है ना कोई रहने की व्यवस्था है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा। तो जो रणमल है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और क्या करता है, इस हंसाबाई का नारियल भेजता है राणा लाखा के पास। लेकिन इस रणमल ने जो नारियल भेजा था वो राणा लाखा के पुत्र कुंवर चुंडा के लिए भेजा था, लेकिन जो कुंवर चुंडा है उस समय मेवाड़ से बाहर गया हुआ था। तो जो व्यक्ति हंसाबाई का नारियल लेके जाता है वो राणा लाखा के पास जाता है। तो इस हंसाबाई का नारियल लेके कहां गया? राणा लाखा के पास। अब राणा लाखा के पास नारियल लेके गया तो राणा लाखा है उस नारियल को देख के हंसता है और उस व्यक्ति को कहता है, क्योंकि जो राणा लाखा है उसकी जो एज थी 67 ईयर्स, 67 साल, और इधर हंसाबाई की जो एज है वो थी 19-20 साल। तो राणा लाखा उस नारियल को देखकर हंसता है और उस व्यक्ति को कहता है कि मेरी एज देखी है तूने, इस उम्र में सांस आना तो मुश्किल है, तुम रिश्ते आने की बात कर रहे हो, ये नारियल मेरे लिए नहीं आया, इसको वापस ले जाओ। तो जो व्यक्ति है वो इस नारियल को लेकर वापस आ जाता है और रणमल को आके कहता है कि सही में आपने ये जो नारियल है अपनी बहन हंसाबाई का, ये राणा लाखा के लिए भेजा था क्या? वो तो 67 साल का बुढ़ा है, एक बार अपनी बहन को देखो। तो रणमल कहता है कि हाँ, ये नारियल वापस राणा लाखा के पास लेके जाओ और जाके बोल कि ये नारियल आपके लिए ही है, लेकिन ये जो विवाह है वो सशर्त विवाह होगा। कौन सा विवाह होगा? सशर्त। और शर्त यह है कि जो हंसाबाई से पुत्र उत्पन्न होगा, अगला मेवाड़ का उत्तराधिकारी, अगला शासक वही बनेगा, उसे उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ेगा। तो अब जो राणा लाखा है उसके सामने विपदा खड़ी हो गई थी, क्योंकि पहले से उसका एक ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र था कुंवर चुंडा, जो अभी शासक बनने योग्य था, जवान था। तो राणा लाखा ने सोचा कि मैं बड़े बेटे को छोड़कर छोटे को पहली बात तो उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता, दूसरी बात अगर मैंने ऐसा कर भी दिया तो जो जनता है वो मुझ पर हंसेगी कि जो शासक बनने योग्य जवान है, जो शासन संभाल सकता है, मैंने उसे तो शासक नहीं बनाया, और जो छोटा है अभी बच्चा होगा उसे मैं उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। तो राणा लाखा के सामने ये विपदा खड़ी थी। अब इस बात का पता जब कुंवर चुंडा को लगता है तो कुंवर चुंडा के समझ में आ गई कि जो पिताजी हैं विवाह करने की, शादी करने की इच्छा तो उनकी भी हो रही है, लेकिन वो मेरे होते हुए जो अपनी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सामने मैं विपदा बन के खड़ा हूं, मेरे होते हुए वो किसी और को उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते। तो ये कुंवर चुंडा क्या करता है, मेवाड़ का जो दरबार था राणा लाखा के सामने, मेवाड़ के दरबार में शपथ लेता है, प्रतिज्ञा लेता है कि मैं आजीवन मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा और यहाँ का जो उत्तराधिकारी होगा उसकी रक्षा करूंगा। तो साथियों कुंवर चुंडा के ऐसी प्रतिज्ञा करने पर कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म। मेवाड़ का भीष्म। साथियों हम जब महाभारत देखते हैं तब उसके अंदर देखते हैं भीष्म पितामह को, जिसने राजतंत्र को त्याग दिया था, राज सिंहासन को। वैसे कुंवर चुंडा भी है, वो क्या करता है, इस राजतंत्र को, राजगद्दी को त्याग देता है और यह शपथ लेता है कि मैं आजीवन मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा
और जो मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा उसकी रक्षा करूंगा। तो इसे भी मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। अब राणा लाखा सशर्त विवाह कर लेता है हंसाबाई से और इधर जो रणमल है उसको धनला गांव की जागीर दे देता है। लाखा ने क्या की? लाखा द्वारा धनला गांव की जागीर दी गई। धनला गांव की जागीर दी गई। अब साथियों जो रणमल है उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दोनों व्यवस्था कर ली, रहने की भी खाने की। इधर हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ कर दिया सशर्त विवाह, और इधर इसे भी धनला गांव की लाखा ने जागीर दे दी। अब रणमल है उसने सशर्त विवाह हंसाबाई का राणा लाखा के साथ कर दिया। भांजा हुआ नहीं, उससे पहले उसका ज्वाइनिंग लेटर तैयार कर लिया था इसने तो कि अगला शासक अगला उत्तराधिकारी मेरा भांजा ही होगा। और इधर खुद की भी व्यवस्था हो गई, धनला गांव की जागीर मिल गई। अब सशर्त विवाह होने के बाद हंसाबाई से पुत्र उत्पन्न हुआ और पुत्र का नाम था मोकल। अब सशर्त विवाह होने के बाद एक पुत्र हुआ, पुत्र था मोकल। अब साथियों मोकल जब हो जाता है तो राणा लाखा इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। अब मोकल जब शासक बनता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, चौहान राजवंश पढ़ रहे थे तब, कि कोई बच्चा होता था जिसकी अल्पायु होती थी और उसे शासक बना दिया जाता था तो उसकी संरक्षिका या संरक्षक नियुक्त किया जाता था। अब मोकल का संरक्षक नियुक्त किया गया कुंवर चुंडा को, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं यहाँ जो मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा उसकी रक्षा करूंगा। तो अब कुंवर चुंडा को मोकल का संरक्षक बना दिया गया। लेकिन जो ये हंसाबाई है इस कुंवर चुंडा को शक की निगाहों से देखती थी। ये सोचती थी कि अगर इसके मन में यह लालसा आ गई कि मोकल नहीं होता तो मेवाड़ की जो राजगद्दी है उस पर मेरा अधिकार था, यहाँ का राजा यहाँ का शासक मैं होता, तो कहीं ये इसको मार ना दे। तो इस हंसाबाई की शक की निगाहों के देखने के कारण कुंवर चुंडा क्या करता है, परेशान होकर मेवाड़ को छोड़ देता है और मालवा के होसंग सांग की शरण में चला जाता है। इस कुंवर चुंडा ने क्या किया, मालवा के होसंग सांग की शरण में चला गया। अब साथियों इधर मोकल, अब मोकल का कोई संरक्षक तो नियुक्त करना पड़ेगा। तो हंसाबाई ने क्या किया, अपने भाई रणमल को मोकल का संरक्षक नियुक्त कर दिया। अब साथियों रणमल बन गया मोकल का संरक्षक। अब कुछ समय बाद मोकल की हत्या हो जाती है और मोकल का पुत्र था कुंभा, अगला उत्तराधिकारी बनता है कुंभा। तो साथियों मोकल की हत्या के बाद मोकल का पुत्र था कुंभा। इसका क्या था साथियों, पुत्र था, मोकल का पुत्र था कुंभा। अब जब कुंभा शासक बनता है तो यह भी बच्चा था, तो इसका भी संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता है रणमल को ही। और कुंभा की एक दासी थी भारमली। अब साथियों सशर्त विवाह हुआ था हंसाबाई का राणा लाखा के पास। उसके बाद पुत्र हुआ मोकल, मोकल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यह जब शासक बना तो अल्पायु थी, इसकी बच्चा था, तो इसका संरक्षक नियुक्त किया गया कुंवर चुंडा को। हंसाबाई के शक की निगाहों से देखने के कारण कुंवर चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा के होसंग सांग की शरण में चला जाता है और हंसाबाई अपने भाई रणमल को मोकल का संरक्षक नियुक्त कर देती है। कुछ समय बाद मोकल की हत्या हो जाती है तो उसके बाद उसका पुत्र कुंभा उत्तराधिकारी शासक बना। अब साथियों जो कुंभा है वो भी बच्चा था, उसकी भी अल्पायु थी, तो रणमल को कुंभा का भी संरक्षक नियुक्त कर दिया। अब जो कुंभा है उसकी एक दासी थी भारमली, और रणमल है वो भारमली से बहुत ज्यादा सुंदर थी भारमली। तो रणमल इस भारमली से प्रेम करता था और भारमली प्रेम करती थी कुंभा से। जो कुंभा के और भारमली के बीच में जो प्रेम था ये माँ बेटे वाला प्रेम था। ये बहुत ज्यादा प्रेम करती थी कुंभा से, क्योंकि जो कुंभा है वो बच्चा था और भारमली इसका ही सारा काम काज भारमली देखा करती थी। तो इन दोनों के बीच माँ बेटे वाला प्रेम था और इधर रणमल प्रेम करता था भारमली से।
अब साथियों रणमल है वो क्या करता है, धीरे धीरे इसकी लालसा बढ़ जाती है कि मारवाड़ तो मेरा ही है, क्यों ना मेवाड़ भी मेरा हो जाए। तो ये क्या करता है, मेवाड़ के अंदर सिसोदियों का शासन हुआ करता था, तो जो ऊंचे पद थे वहां पर सिसोदिया सरदार थे। तो रणमल ने क्या किया, उन सिसोदिया सरदारों को हटाकर अपने राठौड़ वंश के जो व्यक्ति थे उनको नियुक्त कर दिया ऊंचे पदों पर, और धीरे धीरे मेवाड़ पर अधिकार करने की सोचने लगा। अब इसके अंदर लालसा आ गई, तो इसने क्या किया, इस भारमली को जाकर कहता है कि भारमली देख, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और अगर तू मेरा एक काम करेगी तो तुझे मैं मेवाड़ की मुख्य रानी बना दूंगा। तो भारमली ने कहा कि जी बताइए आपका क्या काम है। तो इस रणमल ने कहा कि मैं तुझे जो जहर दूंगा वो कुंभा के खाने में मिला देना। अब ये बात जब भारमली सुनती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि अरे पापी तू ऐसा है, अपने भांजे को, जो भांजा था उसके पुत्र को मारने की सोच रहा है, इसके खाने में जहर मिला देना। क्योंकि जो भारमली है वो कुंभा से प्रेम करती थी, माँ बेटे वाला प्रेम था इन दोनों के बीच। तो अब जो भारमली है वो जाके क्या करती है, हंसाबाई को बताती है ये बात कि जो आपका भाई रणमल है वो आपके पुत्र कुंभा को मारना चाहता है। और हंसाबाई को रणमल पे पहले से शक होने लग गया था, क्योंकि रणमल ने क्या किया, जो सिसोदिया सरदार थे ऊंचे पदों पर उनको हटाकर राठौड़ वंश के जो व्यक्ति थे उनको नियुक्त करना स्टार्ट कर दिया था। अब हंसाबाई को शक तो पहले से ही था, इस भारमली के बताने के बाद उसका डाउट क्लियर हो गया। तो उसने क्या किया, इस कुंवर चुंडा को फोन किया, और कुंवर चुंडा को फोन करके कहा कि कुंवर चुंडा, आपकी मेवाड़ को जरूरत है, आप पे मैंने जो शक किया था वो गलत था, लेकिन आप अभी वापस मेवाड़ आओ, मेवाड़ को आपकी जरूरत है। तो कुंवर चुंडा क्या करता है, वापस मेवाड़ आता है, और मेवाड़ आता तो हंसाबाई इसको सारी बात बताती है और कहती है कि जो मेरा भाई है रणमल, वो रणमल अभी भाई नहीं रहा, ठीक है, उसकी जो लालसा है, निगाहें हैं वो मेवाड़ पर है, तो तुम मेरे भाई रणमल की हत्या कर दो। अब साथियों कुंवर चुंडा ने जब हत्या करने के लिए सोचा तो इसे पता था कि रणमल ने मेवाड़ के अंदर जो ऊंचे पद है वहां सिसोदिया सरदारों को हटाकर राठौड़ वंश के जो व्यक्ति है उनको नियुक्त कर रखा है। जो सारी गवर्नमेंट है, सरकार है, वो रणमल की है। तो इसे इतना जल्दी मारना आसान नहीं है, इसकी हत्या इतनी आसान नहीं हो सकती। और ये खुद 10 फीट का अट्ठा कट्टा एकदम डाकी आदमी है, 10 आदमियों को तो अकेला ही दबा के मार देगा। तो ये क्या करता है, कुंवर चुंडा कूटनीति का प्रयोग करता है, और इसे पता था कि रणमल भारमली से प्रेम करता है। तो ये जो रणमल है ये शराब का आदी था, शराब का नशा करता था, बहुत ज्यादा आदी था। तो ये कुंवर चुंडा क्या करता है, इस भारमली को 4-5 बोतल देता है शराब की, और कहता है कि तू जाओ रणमल को इस शराब पिलाकर नशे में फुल कर दे, एकदम वो जब बेहोश हो जाएगा नशे में तब हम उसकी हत्या कर देंगे। अब भारमली शराब लेकर इस रणमल राठौड़ के पास जाती है और जाके बोलती है कि आप प्रेम प्रेम करते हो ना, आज मैं उसी प्रेम का जवाब देने के लिए आई हूं, मुझे भी आपसे प्रेम ही हो गया। तो साथियों जो रणमल है वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि जब इंसान को उसका प्यार मिल जाता है तो उसे बहुत बड़ी खुशी होती है। अब साथियों भारमली पैक बना के दे रही है रणमल को, और रणमल एक पैक बना दे यार, फिर देख मेरे झटके। अब इसको नशे में फुल कर दिया भारमली ने, इसको शराब पिलाकर, और उधर से कुंवर चुंडा आता है और वो क्या करता है, रणमल की हत्या कर देता है। तो साथियों 1438 ईस्वी में, यहां लिख लेते हैं हम, 1438 ईस्वी में कुंवर चुंडा ने दासी भारमली की सहायता से रणमल की मेवाड़ में हत्या कर दी। अब साथियों जो कुंवर चुंडा है वो दासी भारमली की सहायता से 1438 ईस्वी में इस रणमल की हत्या कर देता है। फिर जो रणमल का पुत्र था राव जोधा, वो भी उस समय यहाँ मेवाड़ के अंदर ही था। तो कुंवर चुंडा ने सोचा कहीं इस बात का पता जोधा को लगा और उसने विद्रोह कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो साथ में जोधा को भी सल्टा देते हैं। तो उसने क्या किया, राव जोधा को मारने के लिए जाता है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो जो रणमल राठौड़ है उसका पुत्र था राव जोधा, इसका पुत्र था राव जोधा।
अब जो कुंवर चुंड है उसने सोचा ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, तो जोधा को भी मार देते हैं, इसकी भी हत्या कर देते हैं। लेकिन इस बात का पता राव जोधा को लग गया था कि मेरे पिता रणमल की हत्या कर दी गई है। तो राव जोधा क्या करता है, यहाँ मेवाड़ से भागता है और सीधा जाता है सोजत। तो राव जोधा ने, भाई साहब ने अपनी दोनों चप्पल उठाई हाथों में और यहां से भागा और सीधा गया सोजत। अब साथियों जब ये सोजत जाके देखता है कि हम सोजत आ गए, अब तो पीछे कोई नहीं आ रहा है, क्या सांस लेता है, तो इसने देखा जो मेवाड़ी सेना और कुंवर चुंड है वो पीछे आ रहे मारने के लिए। तो भाई साहब ने फिर से उठाई चप्पल दोनों हाथों में और यहां से भागकर सीधा आगे मंडोर। ये यहां से सोजत से भागे और मंडोर। अब मंडोर में आकर इन्होंने देखा कि अब तो अपना क्षेत्र आ गया, अब हमें मारने वाला कोई नहीं है। इसने आराम से बैठकर चाय वाय पी, सांस ली। लेकिन फिर से देखा कि जो मेवाड़ी सेना है वो अभी भी पीछा करती हुई पीछे आ रही है। तो इसने सोचा अरे आज तो नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे ये तो इसने क्या किया, इस बार भाई साहब को चप्पल उठाने का भी समय नहीं मिला, सीधा यहां से भागता है और बीकानेर में एक गांव था कहूनी गांव, यहां से भागकर कहूनी गांव बीकानेर में शरण ली इसने। कहूनी गांव कहा हमारे बीकानेर में। तो राव जोधा यहां से भागकर सीधा जाता है कहूनी गांव बीकानेर और वहां शरण लेता है। साथ ही उसको छोटा सा एक नोट पॉइंट लगा के लिख लेना कि जोधा अपने पिता रणमल की हत्या के बाद मेवाड़ से भागकर कहूनी गांव बीकानेर के अंदर शरण लेता है। अब साथियों यहां बात की हमने रणमल राठौड़ की। तो रणमल राठौड़ अपने पिता द्वारा कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित करने पर नाराज होकर अपनी बहन हंसाबाई के साथ मेवाड़ चला जाता है। और मेवाड़ का उस समय शासक था राणा लाखा और राणा लाखा का एक पुत्र था कुंवर चुंडा। और इधर हमारे मारवाड़ का शासक था राव चूड़ा और राव चूड़ा का पुत्र था रणमल, हंसाबाई और कान्हा। अब रणमल सोचता है कि जो जोश में जोजावर की जागीर छोड़ के आ गए, लेकिन ना यहाँ खाने की व्यवस्था है ना रहने की व्यवस्था है। तो ये अपना दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी बहन हंसाबाई का जो नारियल भेजता है राणा लाखा के पास। एक बार तो राणा लाखा मना कर देते हैं कि मेरी एज देखिए, इस समय मेरे को सांस तो टाइम से नहीं आता, तुम रिश्ते आने की बात कर रहे हो। ये नारियल को देख के हंसता है। लेकिन बाद में ये जो रणमल है वो वापस नारियल भेजता है कि ये विवाह सहशर्त विवाह होगा, उत्तराधिकारी है वो हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा उससे ही बनाना पड़ेगा, अगला शासक वही बनेगा। अपने भांजे का होने से पहले ज्वाइनिंग लेटर तैयार कर लिया था रणमल ने। तो उधर कुंवर चुंडा को पता लगता है कि पिताजी की भी शादी करने की, विवाह करने की इच्छा है। तो ये जो मेवाड़ का दरबार था राणा लाखा के सामने प्रतिज्ञा लेता है कि मैं आजीवन मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, यहाँ का उत्तराधिकारी होगा, उसकी रक्षा करूंगा। तो इसे मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। फिर सहशर्त विवाह होता है और इधर रणमल को धनला गांव की जागीर दी जाती है लाखा के द्वारा। और फिर सहशर्त विवाह होने के बाद पुत्र उत्पन्न हुआ हंसाबाई से मोकल। अब अगला उत्तराधिकारी शासक बना मोकल, लेकिन मोकल की अल्पायु थी तो इसका संरक्षक नियुक्त किया गया और संरक्षक नियुक्त किया गया कुंवर चुंडा को। तो साथियों जो हंसाबाई है ये इस कुंवर चुंडा को शक की निगाहों से देखती थी। कहीं इसके मन में ये लालसा आ गई कि अगर ये मोकल नहीं होता तो मेवाड़ का जो शासक है वो मैं बनता, इस राजगद्दी पर मैं बैठता, तो ये इस मोकल की हत्या ना कर दे। तो शक की निगाहों से देखने के कारण कुंवर चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा के ओसंग सांग की शरण में चला गया और इधर मोकल का संरक्षक नियुक्त किया गया। हंसाबाई ने नियुक्त किया अपने भाई रणमल को। अब मोकल की भी हत्या हो जाती है। फिर मोकल का पुत्र था कुंभा। कुंभा जब उत्तराधिकारी बनता है तो इसकी भी अल्पायु थी। तो इधर रणमल को कुंभा का संरक्षक बनाया गया। अब जो सारा देख रेख का काम है वो रणमल ही संभालता था, क्योंकि ये तो बच्चे थे, इनके तो सिर्फ सिग्नेचर हस्ताक्षर वगैरह चलते थे। तो ये जो रणमल है इसके मन में लालसा आ जाती है मेवाड़ को लेकर, ये मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता है। तो मेवाड़ में सिसोदियों का शासन हुआ करता था। तो रणमल क्या करता है, इन सिसोदिया सरदारों को ऊंचे पदों से हटाकर राठौड़ वंश के व्यक्तियों की नियुक्ति कर देता है। और इधर फिर ये जो भारमली है कुंभा की दासी थी, ये बहुत सुंदर थी। तो जो रणमल है वो इससे प्रेम करता था और जो भारमली प्रेम करती थी कुंभा से। कुंभा और भारमली का माँ बेटे वाला प्रेम था, क्योंकि कुंभा बच्चा था और उसका जो सारा कामकाज है वो भारमली देखा करती थी। तो रणमल भारमली को कहते हैं कि भारमली तू अगर मेरा एक काम करेगी तो तुझे मैं मेवाड़ की मुख्य रानी बना दूंगा और मैं बनूंगा यहाँ का शासक और तू बनेगी रानी। मैं तुझे जो जहर दूंगा वो कुंभा के खाने में मिला दे। तो जो भारमली के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि अरे पापी तू ऐसा है। तो ये क्या करती है, हंसाबाई को ये सारी बात बताती है कि आपका भाई रणमल है वो अभी भाई नहीं रहा, वो आपके पुत्र कुंभा को मारने की सोच रहा है।
तो जो हंसाभाई था उसे शक तो पहले से ही था, क्योंकि इसने सिसोदिया सरदारों को हटाकर राठौड़ वंश के व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी थी। लेकिन उसका डाउट क्लियर हो जाता है तो वो क्या करती है, कुंवर चुंडा को वापस फोन करती है और मेवाड़ बुलाती है कि मेवाड़ को आपकी जरूरत है, कुंवर चुंडा आप मेवाड़ वापस आओ। अब कुंवर चुंडा मेवाड़ आता तो उसे सारी बात बताती है कि मेरा जो भाई है रणमल, उसकी निगाहें मेवाड़ पर है, उसकी लालसा है, अब वो भाई नहीं रहा, उसकी आप हत्या कर दो। तो कुंवर चुंडा इस दासी भारमली की सहायता से 1438 ईस्वी में रणमल की मेवाड़ में हत्या कर देता है और फिर रणमल के पुत्र जोधा की हत्या करने के लिए जाता है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन जोधा यहाँ मेवाड़ से भागकर काउनी गांव बीकानेर के अंदर शरण लेता है। अब साथियों, रणमल राठौड़ के बाद हमारा अगला शासक आता है राव जोधा, और राठौड़ों की जो वास्तविक जानकारी है साथियों वो राव जोधा के बाद ही मिलती है। राव जोधा को राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो साथियों, अब राव जोधा की चर्चा हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।